जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, बिहार सिपाही जो है भर्ती परीक्षा वॉल्यूम 3 रुकमनी पब्लिकेशन का लेके आए हैं, जो केंद्रीय चयन परिषद आप देख रहे हैं बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग के जिला पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अन्य इकाई में रिक्त जो है पदों पर पुरुष और महिलाओं उम्मीदवारों की सीधी नियुक्ति हेतु है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 टेस्ट सीरीज विद फुल डिस्कशन पूर्ण परीक्षा 2024 है दोस्तों। आपको पता है टोटल 20 सेट है। आप लोग के कमेंट के अनुसार यदि आप लोग की कमेंट रहे कि हाँ 1 डे में सर 2 सेट कराइए, तो सुबह शाम मैं करा दूंगा। यदि आप लोग की कमेंट में रहे कि नहीं सर एक दिन में एक ही सेट कराइए, तो वो भी मैं करा दूंगा। तो आप लोग के ऊपर डिपेंड है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 15 तारीख से आपको पता है कि इसकी एडमिट कार्ड जारी होने वाली है और अगस्त में इसकी एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाली है ना। तो आपके अकॉर्डिंग ये चलेगी सर दोस्तों। यदि आप बताते हैं कि एक दिन में 2 सेट कराने के लिए, तो मैं 2 सेट करा दूंगा। आज बस 1 सेट होगी, इसके बाद जैसे आप बोलिएगा उसके अकॉर्डिंग हम जैसे कमेंट आप लोग डालिएगा तो शाम में भी मैं इसे प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो कमेंट के अनुसार आप लोग की चलने वाली है। तो चलिए आप देखते हैं हम लोग सेट 1 क्या है। इसमें जो है हमारा बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 3 में जो है पहला सेट हम लोग बनाते हैं और देखते हैं स्कोर क्या रहता है। पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको, हिंदी इंग्लिश मैथ्स जीके जीएस सभी रहेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं और स्कोर क्या होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपना। टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सेट नंबर 1 है। तो आइए हम लोग बना के देखते हैं और स्कोर अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। कह रहा है क्या कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, बताइए किस सूची में है। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आपका बी होगा, राज्य सूची में आता है। आपको पता है कि कितनी अनुसूचियां हैं और ये किस भाग में है, तो भाग 7 में पड़ता है। और कितने अनुसूचियां हैं, 3 अनुसूचियां हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला है संघ या फिर कहिए केंद्र, ठीक है। दूसरा कौन है, राज्य सूची। तीसरा कौन है, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में टोटल विषय कितने थे, अब कितने हो गए हैं, तो आपको बताया। देखिए संघ सूची में पहले थे 97, अभी कितने हैं वर्तमान में, तो एक बढ़ा दीजिए इसको, मतलब 98 अब हो गए। ओके, अब देखिए राज्य सूची में आते हैं। तो राज्य सूची में पहले कितने थे, तो पहले 66 थे, अब कितने हो गए हैं, तो 59 हो गए हैं। ओके, करंट याद रखना है 59। चलिए अब समवर्ती सूची में देखते हैं। तो समवर्ती सूची में कितने थे, 47 थे, अब वर्तमान में कितने हैं, तो 52 है, ठीक है। तो 52 वाला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। कौन सा व्यय है जो भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है, तो आंसर बताइए। करेक्ट आंसर बनेगा बी, भारत के महान्यायवादी का वेतन तथा भत्ता, है ना। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 266 का जो है भारत का संचित निधि, वह निधि है जिसमें भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व और उसके द्वारा लिए गए सभी उधार जमा किए जाते हैं। संसद जो होता है विनियोग विधेयक पारित करके भारत सरकार को संचित निधि से धन निकालने का अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान संशोधन जिसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था, तो आंसर बताइए। आंसर बनेगा 101वां संविधान संशोधन 2017। करेक्ट आंसर ए बनेगा। भारत में जो है जीएसटी गुड सर्विस एंड टैक्स, जीएसटी 1 जुलाई को मनाया जाता है। जीएसटी का पूर्ण नाम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। जीएसटी पंजीकरण संख्या में जो है कुल कितने डिजिट होते हैं, कुल 15 डिजिट होते हैं। कितनी संख्या होती है, कुल 15। वर्ष 2003 में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष कर पर गठित केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय 5 तरह के रिट जारी करती है, जिसमें एक कौन है, इसमें बताइएगा। जिसमें से एक अधिकार एवं परीक्षा लेख है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी बनेगा आपका। यह संविधान के अनुच्छेद 32 जो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है 5 प्रकार के, ठीक है। और यदि उच्च न्यायालय में पूछे तो उच्च न्यायालय 226 के तहत जो है 5 रिट जारी करता है। और वो 5 रिट कौन कौन सा है, बस एक बार देख लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें होता क्या है, शरीर को प्रस्तुत किया जाए, है ना। परमादेश, इसमें होता है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, इसमें होता है कि निषेध करना, मतलब मना करना। और चौथा होता है उत्प्रेषण, मतलब निम्न या फिर उच्च को भोजन या
भेजना या फिर सूचना देना, ठीक है। और पांचवा है और लास्ट है कौन, अधिकार परीक्षा। इसका मतलब होता है अधिकार परीक्षा मतलब होता है प्राधिकृत या फिर वारंट के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है। 149 किससे है बताइए। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा के कर्तव्य एवं शक्तियों का संबंधित है अनुच्छेद 149। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है बताइए, दोनों में क्या अंतर है। क्या डेबिट कार्ड का उपयोग ऑनलाइन लेन देन के लिए किया जाता है जबकि क्रेडिट कार्ड का उपयोग व्यक्तिगत खरीदी के लिए। ऐसा तो नहीं, दोनों ऑनलाइन के लिए किया जा सकता है। तो ये आंसर गलत हुआ। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के लिए पिन की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के लिए पिन की आवश्यकता है जबकि डेबिट कार्ड के लिए हस्ताक्षर नहीं, इसके लिए भी पिन चाहिए, तो ये भी कैंसिल। डेबिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड की तुलना में ब्याज दरें अधिक होती है। डेबिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड की तुलना में ज़्यादा होता है, नहीं बल्कि क्रेडिट कार्ड पे ज़्यादा होता है, तो ये भी आंसर गलत। यानी करेक्ट आंसर हमारा बस बच गया, सो है डी। तो क्या है, डेबिट कार्ड से सीधे बैंक खाते से पैसे निकाले जा सकते हैं जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ऋण लिया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है क्या भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। तो किसकी साक्षरता दर सबसे कम है बताइए 2011 के अनुसार। इस ऑप्शन में से बताना है आपको। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो बिहार की सबसे कम है, बट इस ऑप्शन में कौन कम है ये बताइएगा। तो ऑप्शन में कौन से आएगा, त्रिपुरा आएगा। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी होगा यहाँ पे त्रिपुरा। सबसे ज़्यादा उच्चतम में देखा जाए तो केरल है, आपको पता है। ओवरऑल कभी भी देखा जाए तो केरल नहीं आता है, इसका 91.31% केरल का। उसके बाद मिजोरम दूसरे नंबर पे आता है। देखिए नेक्स्ट है क्या कि किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। कौन अर्थशास्त्री थे। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बी के राव, बी राव। ये पहले अर्थशास्त्री थे जो वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। वी के आर वी राव 1931 से 32 में भारत के जो है राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे कम किस में है बताइए। तो सबसे कम आपको बता दें दमन और दीव में है। करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर डी, दमन और दीव में सबसे कम है। मात्र पता है कितना है उसमें, तो 618 है। मीन्स आप देख सकते हैं इसका लिंगानुपात कहने का मतलब कि 1000 पे कितना, मात्र 618 है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो केरल में सबसे ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी बताइए। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। रामकृष्ण मिशन का शुरुआत जो होता है बंगाल में होता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद करते हैं, कब करते हैं 1897 में, 1897 ईस्वी में कोलकाता स्थित बेलूर में करते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले कब करते हैं 1873 ईस्वी में। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में आत्माराम पांडुरंग, यह 1867 में किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था। तो कौन बसाए थे, आंसर बनेगा ए, उदयन। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। उदयन ने पाटलिपुत्र को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र था कौन, उदयन। इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं हम लोग। हर्यक वंश के अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। और नागदशक भी किसको मारकर बना, उदयन को मार करके बना। और नागदशक
के संरक्षक, मतलब संरक्षक नहीं कहे, नागदशक के सेना जो था उसका नाम था, सेनापति उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था शिशुनाग, जिसने क्या किया था कि नागदशक को मार करके अपना नया वंश स्टार्ट किया, उसका नाम था शिशु नागवंश था, और वो अपना राजधानी वैशाली बनाया था। तो आंसर यहाँ पे ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था, कौन किया था, तो आंसर बनेगा लॉर्ड वेलेजली। कौन क्या था, लॉर्ड वेलेजली। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। सहायक संधि पर हैदराबाद के निजाम के द्वारा 1798 में पहली बार सहायक संधि को स्वीकार कर हस्ताक्षर किया गया था। सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन थे, हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, मराठा, ये सब शामिल थे। अगला है, सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था, बताइए कौन दो देशों के बीच में हुआ था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी। सप्तवर्षीय युद्ध यह कब होता है, 1756 से लेके 1763, 1756 से 1763 के बीच में लड़ा गया था। 100 साल का युद्ध 1337 से लेके 1453 के बीच इंग्लैंड साम्राज्य के शासकों हाउस ऑफ वोलेस और प्लांट जेंट के बीच फ्रांस पर नियंत्रित स्थापित करने हेतु किया गया था। कितना, 100 सालों का युद्ध। नील नदी का युद्ध जो है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में होता है। नील नदी का युद्ध किसके किसके बीच में, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है क्या, रंजन, परी, यश, चारू, ऋतु और गुंजन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र करके मुंह करके बैठे हुए रंजन परी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। तो चलिए हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। टोटल मित्र कितने हैं, 6। तो यहाँ पे 2, 4 और 2, 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सीधे हम नाम रखते हैं, क्या है, बोला क्या है कि रंजन परी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे रंजन। तो रंजन को हम लोग कहाँ रखते हैं, चलिए रंजन को हम यहाँ रखते हैं। रंजन के लिए आर लेते हैं, ओके, लिखते हैं रंजन। ठीक है, रंजन पूरे नाम, रंजन परी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, परी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। तो आप देखेंगे क्या, यहाँ पे यदि हम परी को रखते हैं तभी तो बाईं ओर तीसरे स्थान पे, 1, 2 और तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पे कौन है, परी। ठीक है, परी है। अब देखिए ये तीसरे स्थान पे हो। यश रंजन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, यश को रखते हैं रंजन के बाईं स्थान से दूसरे स्थान पे। ठीक है, दूसरे पे है। चारू रंजन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे, रंजन के दाईं ओर से, रंजन के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, मीन्स यहाँ पे बैठेगी, फर्स्ट और सेकंड ये आ रहा है, तो यहाँ पे डालिए चारू। ठीक है, ऋतु चारू के निकट पड़ोसी है, तो यहाँ पे डाल दीजिए ऋतु को। ऋतु निकट पड़ोसी है, तो परी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे कौन है, परी के दाईं यश के बाद कौन आएगा यहाँ पे, अब जो बच गया वो, टोटल कितने थे, एक बच गई है, गुंजन। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, गुंजन। बताना आपको दी गई आकृति में आयतों की संख्या गिन करके बता देना है कितनी है आयतों की संख्या। इसमें काउंट करिएगा, टोटल आयतों की संख्या कितनी आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी टोटल 9। करेक्ट आंसर बनेगा बी। ठीक है, अब देखिए दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखना है आपको और बताना है कि खाली स्थानों पे क्या आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे 6 और 4 कितने होते हैं, 24 होते हैं। 24 और 5 29 हो गए। देखिए 8 बच्चे 40, 40 और यहाँ पे कितना रखेंगे 8, तो 48 होंगे। तो करेक्ट आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या है देखिए, कह रहा है वर्टेब्रेट एनिमल दैट क्रोवेल ऑन द ग्राउंड। होगा क्या इसका मतलब रेंगने वाला जंतु आपको बताना है, इसका मतलब क्या होता है। वर्टेब्रेट एनिमल दैट क्रोवेल ऑन द ग्राउंड मीन्स उसे कहेंगे हम लोग क्या, जो धरती पे रेंगने वाला उसे, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, रेप्टाइल्स यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनेम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है, एलिजेंट। एलिजेंट का क्या होता है साइनोनेम बताइए।
एलिजेंट मीन्स होता है कि एलिजेंट तो खुद एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है सुंदर, है ना। तो इसका साइनोनिम क्या होगा? ग्रेसफुल। करेक्ट आंसर बनेगा सी, ग्रेसफुल होगा। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या दिया हुआ हमारा आइटम? बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का मतलब होता है क्या? बॉटम लाइन मीन्स होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बोला गया है। तो आंसर क्या बनेगा? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। करेक्ट आंसर, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए क्या है सेंटेंस, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डैश। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर बनेगा इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू कीप अ सीक्रेट। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? इनरिच। इनरिच का एंटोनिम आपको बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे जो है आपका इनरिच क्या है? एक वर्ब है जो किसी वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाना, है ना, यहाँ पे दिखा रहा है। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा डिप्लेट। करेक्ट आंसर बनेगा डिप्लेट। इसका मतलब होता है खाली करना या फिर कम कर देना। इसका मतलब होता है इनरिच मतलब बढ़ाना, है ना, बट इसका मतलब होता है कम करना। तो करेक्ट आंसर सी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। देखिए क्या है सेंटेंस, दे हैव डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुल्ली। मतलब वो लोगों ने क्या किया? वो लोग बहुत ही अच्छे तरह से हॉल को डेकोरेट, बहुत ही सुंदर डेकोरेट किए, है ना। तो आंसर क्या बनेगा इसका बताइए? एक्टिव वॉइस इसका क्या होगा? तो एक्टिव वॉइस इसका बन जाएगा द हॉल हैज बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुल्ली बाय देम। करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, चूज द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। क्या है? देखिए, नाविका इज अ नाविका इज अ सुपर एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे बताइए? सुपर एंड जो इम्प्रेसिव है, यही ना बोल्ड है, ये बोल्ड है। बोला गया ना कि वैसे ही करेक्ट करना है जो बोल्ड है वर्ड। तो आइए इसे देखते हैं। सुपर एंड इम्प्रेसिव मतलब यहाँ पे है ना शानदार और प्रभावशाली। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? छोटा वर्ड। इसके लिए सुपर जो है शानदार और प्रभावशाली के लिए क्या हम लोग ब्रिलियंट का यूज़ नहीं कर सकते? तो आंसर बनेगा राइट आंसर हमारा डी। ब्रिलियंट मतलब क्या होता है? शानदार, तेज। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस क्या है? व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वॉज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। आंसर क्या बनेगा? डिस्चार्ज। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन, डिस्चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बताइए कौन सा था? तो आंसर बनेगा बंगाल गजट। करेक्ट आंसर बनेगा सी, बंगाल गजट था। यह एक अंग्रेजी भाषा का जो साप्ताहिक पत्र था जिसे जेम्स अगस्टन हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। और उदंत मार्तंड जो था युगल किशोर शुक्ला के द्वारा प्रकाशित किया गया था उदंत मार्तंड। हिंदी भाषा में उदंत मार्तंड का नाम जो है पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था। तो आंसर यहाँ पे सी बनेगा। नेक्स्ट देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? बताइए अभिज्ञान शकुंतलम। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कालिदास जी की है। और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। अगला देखिए, कृति का समानार्थी शब्द बताना है आपको। कृति का समानार्थी क्या होगा? तो कृति का होगा रचना। कृति का समानार्थी रचना। करेक्ट आंसर डी होगा। जो मरने वाला हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो मरने वाला हो, उसके लिए क्या यूज करेंगे? मरणासन। क्या होगा? मरणासन। आंसर बनेगा डी। प्रादेशिक शब्द कौन सा प्रत्यय है? प्रादेशिक में प्रत्यय कौन सा है बताइए? प्रादेशिक में इक प्रत्यय कौन सा है? इक। करेक्ट आंसर बनेगा बी।
इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है आपको बताना है। कौन सा है इसमें स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो आप देखेंगे रचना जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए रचना। निम्नलिखित विकल्पों में से सही क्रम वाला आपको चुनना है। तो सही क्रम वाला कौन है इसमें देखिए, आप देखिएगा ना इसमें। तो सबसे पहले क्या आएगा कि उसने उद्यान को पहुंचाना पहचान लिया है ना। उसने जो है उड़ान को पहचान लिया, ठीक है, उसने उद्यान को पहचान लिया। वह समझ गया कि वह कहाँ है। उसके बाद आता है वह इलाहाबाद में ही तो था। उसके बाद है लाउदर रोड पर, वह कहाँ था, लाउदर रोड पे था। उसके बाद घर सड़क के उस पार था। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे तो टेबल ढंग से बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, कह रहा वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाना है आपको, ठीक है। तो आइए सही क्रम में हम लोग लगा के देखते हैं। तो सही क्रम के लिए आपको लगाना होगा पहले महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। मरने पर उन्होंने यमलोक जाना पड़ा। मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा। वहां उनसे कहा गया नरक चलो। महाराज जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें क्या स्वर्ग क्या नरक, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तो करेक्ट आंसर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक अवशोषित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का निम्नलिखित में कौन सीधा अनुपातिक होता है। कौन होता है बताइए। तो आंसर बनेगा अवेशित कण के संवेग से होता है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम द्वितीय तृतीय डैश एनवें सेकंड में दूरियों को किस प्रकार की श्रेणी बनाते हुए तय करेगा। किस प्रकार की श्रेणी बनाते हुए तय करेगा, वह समानांतर श्रेणी बनाते हुए तय करेगा। तो आंसर बनेगा करेक्ट ए आंसर होगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्या है कि 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समानांतर में रखा जाएगा, बताइए। तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए आपको फॉर्मूला आता होगा, समानांतर क्रम में बोल रहा है तो इसके लिए क्या होता है 1/r, आपको पता है ना, इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 रखिए, बन जाएगी आपकी। तो दी हुई ये कितना है 1/4 इक्वल ये है 1/12 और ये तो हमारे पास है नहीं तो इसे रखेंगे R2 ही, ठीक है। तो इसको इससे घटा लेते हैं हम। तो 1/4 माइनस 1/12 कितनी हो जाएगी, 3 में से 1 तो 2/12 यानी 1/6। 1/6 इक्वल 1/r2 यानी R2 की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो ऑप्शन कितना आ गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी आ गया 6 ओम। नेक्स्ट देखिए, साधारण दोलक की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज जो है FHZ है ना। तो 2 मिनट में लोलक दोलन करेगा, कितनी बार करेगा बताइए। तो आपको पता है कि आवृत्ति बराबर क्या होता है 1/आवर्तकाल होता है ना, 1/आवर्तकाल होता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 120 F बार होगा। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड में दोलन की संख्या कितनी होगी F होगी। तो 120 सेकेंड में कितना हो जाएगा 120 F, और आवृत्ति प्रति सेकंड में किए गए दोलन की संख्या को कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन का चयन हमें करना है। तो देखिए कौन सा कथन है, त्वरण का परिणाम जो है नियत नहीं रहता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है क्या F और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, बताइए कैसा होगा इसका प्रतिबिंब। तो इसका प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक और उल्टा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन से
बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होता है? बताइए कौन होता है? तो अब देखेंगे क्या कि केवल दो। कौन है? प्रकाशीय केंद्र। करेक्ट आंसर बनेगा बी। जिसे ऑप्टिकल प्रकाशित केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, वह बिंदु जो हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित रहता है। फ्यूज तार से संबंधित निम्नलिखित कथन पे हमें विचार करना है। तो देखिए फ्यूज तार से क्या संबंधित है। फ्यूज तार जो है एक और दो दोनों करेक्ट होगा। यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है और यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बनता है। बात तो सही है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। अपोर्तनांक सब्लिमेशन का गुण किस में पाया जाता है? बोलिए किस में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अमोनियम क्लोराइड में। आंसर बनेगा राइट आंसर सी, अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl में पाया जाता है। सब्लिमेशन मीन्स होता है ऊर्ध्वपातन, है ना, जैसे कपूर वगैरह हो गया, आयोडीन हो गया, है ना, ये सब हुआ। अमोनियम क्लोराइड हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव सभ्यता का स्थल नहीं है? बताइए कौन नहीं सैंधव सभ्यता का स्थल? तो यह नहीं है। कौन सा है? लंघनाज नहीं है, नहीं तो कालीबंगन है, लोथल है, राखीगढ़ी है। और आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे बड़ा जो है सैंधव सभ्यता की स्थल कौन सी है? तो राखीगढ़ी है। यह कहाँ पे पड़ता है? हिसार डिस्ट्रिक्ट में। हिसार डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? तो हरियाणा राज्य में पड़ता है और यह घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? कौन सी जोड़ी सही है? तो अब देखेंगे चैम्सफोर्ड जो रोलेक्ट एक्ट लाया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। वैसा है चैम्सफोर्ड के कार्यकाल जो है 1916 से लेकर 1921 के बीच में था। रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य भारत के राष्ट्रवाद को कुचलना था और रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। रोलेक्ट एक्ट का मतलब पता है यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे संदेह के आधार पर, है ना, किसी पे भी संदेह हो रहा है उसको आधार पे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना था इसमें, है ना। और रोलेक्ट एक्ट को ही हम लोग नहीं, रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा गया है। अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला देखिएगा कि 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्र ध्वज फहराया था। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा लाहौरी गेट के ऊपर। कौन? लाहौरी गेट के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन एक गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई थी? गतिमान एक्सप्रेस कब चला था? तो आंसर क्या बनेगा बताइए? करेक्ट आंसर बनेगा 2016 में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा 2016। नेक्स्ट देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? तो आंसर बनेगा जीवी मालवंकर। कौन थे? जीवी मालवंकर जी थे। गणेश वासुदेव मालवंकर इनका पूरा नाम है। 15 मई 1952 को यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने और 27 फरवरी 1956 तक इस पद पे बरकरार रहे। और पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो उपाध्यक्ष बने थे, इनका नाम था अनंत श्याम अयंगर नाम था, है ना, एम अनंत सैमन अयंगर था। और प्रथम लोकसभा का गठन जो है 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। और प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में सदस्यों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चुनाव होती है। अगला है कि भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? बताइए कब हुआ था? तो 1951 से 52 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर डी हुआ था। डी आंसर करेक्ट होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? तो आंसर बनेगा सभी, बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह, तीनों है। पहला आप यदि आप देखेंगे जो युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण या फिर कहिए सशस्त्र विद्रोह, तो यह किस आर्टिकल के तहत आता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति लगाते हैं। और दूसरा क्या है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर उत्पन्न जो आपात या फिर राष्ट्रीय शासन जो होती है तो राष्ट्रपति शासन लागू 356 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, यह अनुच्छेद
360 के तहत। अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। अगला देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया? तो आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी होगा, 1978 में हटाया गया। 1978 44वें संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। अब इसे जो है संपत्ति के अधिकार को कहाँ लेके चला गया? कानूनी अधिकार में 300 के क में लेके चला गया है ना, अनुच्छेद 300 के क में हो गया है। नेक्स्ट देखिए, राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है। तो कौन नहीं बताइए? आंसर बनेगा ए, परवर्ती सूची नहीं है, क्योंकि राज्य सूची है, संघ सूची है, समवर्ती सूची है। जस्ट हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा है कि समवर्ती सूची में और राज्य सूची में कितने विषय है, केंद्र सूची में कितना है। नेक्स्ट देखें कि गरीबी के माप की कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है? कौन विधि लाई जाती है? तो आय एवं व्यय दोनों, करेक्ट आंसर बनेगा सी, आय एवं व्यय दोनों लाई जाती है। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंकों की मुख्य भूमिका क्या है? मुख्य भूमिका इनकी क्या है? तो आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना, करेक्ट आंसर सी होगा। बचत खाते का उद्देश्य क्या है? बचत खाते का उद्देश्य है जमा पर ब्याज को अर्जित करना, आंसर बनेगा ए, जमा पर ब्याज को अर्जित करना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों से मिलाएं तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर को चयनित करना है। बेंगलुरु किससे संबंधित है बताइए? बेंगलुरु संबंधित है वायुयान से, है ना। कोरबा, कोरबा किससे संबंधित है? कोरबा संबंधित है एल्यूमिनियम से। जमशेदपुर, जमशेदपुर किससे है? तो जमशेदपुर लौह इस्पात से है। और मलाज, मलाज खंड किससे है? तो यह तांबा से है, मलाज खंड तांबा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें कि दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए के 6% और बी के 4% का योग ए के 7% और बी के 11% के योग का 2/5 है। तो अनुपात ए अनुपात बी क्या होगा आपको बताना है। तो क्या होगा ए अनुपात बी का? तो चलिए हम लोग इसे बना के देखते हैं क्या आ रहा है। यदि आपसे बन जा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो देखिए कैसे बना रहे हैं। पहले तो ए बोल रहा है कितना है? 6% बाई 100 होगा, ओके। अब बोल रहा है प्लस बी करने पे, बी का कितना 4%, कितना हो रहा है? ए का 7% प्लस बी के 11%, ये इसके कितने गुने हैं? तो 2/5 गुने है ना, 2/5 गुने। अब इसे सॉल्व करें, सॉल्व करिएगा आप तो एलसीएम यहाँ पे 100 होगा। सॉल्व करने, चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये 2/5 गुना है इसका, ठीक। तो इसे सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? 30A प्लस 20A बी इक्वल 14A प्लस 22B आएगा। सॉल्व करिएगा आप आगे तो यहाँ से हम A को A के साथ रखेंगे, B को B के साथ रखें, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 16A इक्वल में आ जाएगा 2B। तो यानी कह सकते क्या है हम लोग कि A/B इक्वल 2/16। तो इसे काटिए, यानी 1/8। रेशियो कितना आ गया? 1:8 के रेशियो आ गए। तो आंसर हमारा कौन बन गया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी आंसर बन गया, 1:8। नेक्स्ट देखिए, सरल करना है इसको, बहुत ही आसान है ये। आप तो बोर्ड मास करते आते हैं, शुरू से ही क्लास 5 से ही सिखाई जाती है बोर्ड मास। तो ये बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है? ब्रैकेट्स का यूज़ करना है ना। फिर उसके बाद का यूज़ करना है इसमें। उसके बाद डिवाइड का, तब मल्टीप्लाई, तब ऐड का, तब लास्ट में सब्ट्रैक्ट का यूज़ करना है। तो इसमें सब्ट्रैक्ट कहीं है ही नहीं, है ना। तो इसे सॉल्व कर देंगे आप लोग। वैसे हम सॉल्व कर दे, देखिए इसको फिर इसको, क्योंकि ये बाई है मतलब कि डिवाइड करना है, ठीक है इसको। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप पहला वाला टर्म को देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/13 प्लस 13 हो जाएगा। डिवाइड करिएगा तो 1 और 13 है, गुणा करिएगा तो 13, प्लस में 13 रह जाएगा, बट्टा में 13, ठीक है।
अब देखेंगे यह डिविजिबल है किससे, यहाँ पे होगा 13 + 13 होगा ना, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिएगा तो 170/13, और ये कितना आ जाएगा, 13 दूना 26, इतना होगा। तो 170/13 गुने ये हो जाएगा 1/26, कटने वाला तो है नहीं, तो नहीं कटने वाला है, तो इसको देखिए 2 से कट रहा है ना, तो 2 से काटिए, 13 2 से कट रहा है 85 से 13 कितना हो जाएगा 169, और ऊपर 85, तो आपके पास कितना आ गया 185/169, 85/169। देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला देखिए, दूध और पानी का 25 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% क्या हो जाए, पानी हो जाए। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है, पहले हम लोग देखते हैं मिश्रण में दूध की मात्रा कितना है, 25/5 गुने 3, 5 तिहाई 15 लीटर, ठीक है। और मिश्रण में 50% पानी के लिए कुल मिश्रण, तो ये कितना हो जाएगा 15/50 गुने 100, 50 दूना यानी 15 दूना 30 लीटर, 30 लीटर आ गया। तो मिश्रण में मिलाए गए पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 30 - 25 कर दो, यानी कितना मिलाया गया है, 5 लीटर मिलाया गया है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर देखिए 5 लीटर कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। कह रहा है क्या, 2 रेलगाड़ियां एक स्टेशन से एक ही समय पर एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो 5 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगी, आपको बतानी है। तो दोनों के बीच की दूरी कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो सीधे 90 में से 80 घटा लीजिए, क्योंकि एक ही दिशा में चली तो घटेगा ही घटेगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा आगे स्पीड हमारा, ठीक है। अब देखिए 5 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ी के बीच की दूरी गुणे 5 कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा 50 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या 10% की वृद्धि की गई है, ठीक है, वृद्धि हुई, और अगले वर्ष के दौरान जनसंख्या में 10% की कमी आई, तो दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की कुल जनसंख्या कितना है, 19,800 है। तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, आपको बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है ये, कैसे बनाएंगे, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है ना, पहले बढ़ रहा है कितना पे, 19,800 पे, पहले बढ़ रहा है तो रख दो आप बढ़ने का, ये जो 19,800 हो जा रहा है ये कितने पे हो जा रहा है, एक्स पे हो रहा है ना, कितना 110/100 गुन्ने कितना हो रहा है 90/100, यही है ना। तो चलिए इसको अब हम लोग काट के देखते हैं जो कटने वाला होगा, 1 0 से 1 0 1 0 कैंसिल, काटिए 9 2 जा 9 2 जा 0 0, 11 से काटिए 11 2 जा 0 0, और यहाँ पे 2 0, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई 20,000। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर डी होगा 20,000। कितनी थी शुरुआती में, 20,000 थी। अब देखें कह रहा है क्या कि 3 सदस्य माता पिता और पुत्र, एक परिवार की औसत आयु कितना था, 44 वर्ष था। पुत्र की शादी के बाद परिवार की औसत आयु 39 वर्ष हो जाती है, तो बहू का आयु क्या है हमें बतानी है। तो बहू की आयु क्या हो जाएगी, तो देखेंगे बहू की आयु जो है कितनी हो जाएगी, टोटल 4 परिवार हो जाएंगे, तो 4 के लिए कितना है 39 - 3 गुने 44, कितना हो जाएगा 156 में से ये घटाइए 132, 24 वर्ष। तो करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएंगे आपके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 वर्ष। नेक्स्ट देखें, एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग होगा यदि पहला पद 7 और अंतिम पद 55। तो यहाँ पे एपी दिया हुआ है ना, तो आइए हम लोग इसे बना के देखते हैं आंसर क्या आ रहा है।
देखेंगे आप कि एपी में n पदों का योग है ना, तो हम लिखते हैं एस एन इक्वल क्या होगा n/2 और प्रथम पद प्लस अंतिम पद होता है, आपको पता है ए, और लास्ट पद के लिए एल यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे n दिया हुआ है 9, ए दिया हुआ है 7 और लास्ट पद दिया हुआ 55। ओके, तो बनाइए यहाँ पे n की वैल्यू रखें हम लोग 9 रखते हैं, 9/2। ए की वैल्यू कितना अभी देखा है 7 प्लस लास्ट वैल्यू है 55। तो 9/2 ये कितने हो जाएंगे 62 हो जाएंगे। काटिए इसको 31 और 9 में करिए तो 279 कितने आ गए हमारे पास 279। ऑप्शन राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखिए कि दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा, यहाँ पे दिया गया है, इसका मान क्या होगा। तो आइए हम लोग इसे बनाते हैं। क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे, जो भी हमारे पास दिया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर दिए हुए ना, तो चलिए इसे हम लोग सेक स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होगी ना। तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल होता क्या है 1 होता है, और बाई सेक स्क्वायर रह जाएगा। ओके, तो ये सेक 1/सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, क्योंकि ये साइन साइन कैंसिल, मतलब फिर से हमारा कोस बच जाएगा, कोस का अपोजिट 1/सेक होता है। तो देखिए इतना लिख सकते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके जस्ट आगे कि साइन स्क्वायर एक ये ले लेते हैं, तब क्या बच जाएगा हमारे पास कोस बट्टे साइन। तो आपको पता है ना कि कोस बट्टे साइन क्या होता है कॉट होता है, और साइन बट्टे कोस टैन होता है। तो कोस बट्टे साइन इक्वल हम क्या लिखेंगे कॉट लिखेंगे, यानी साइन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर लिखेंगे ना। तो आंसर क्या बनेगा हमारा साइन स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर, ऑप्शन बनेगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखें कह रहा है क्या कि त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र क्या होगा, ये आपको बताना होगा। तो सामान्य अणुसूत्र क्या होता है, इसका होता है CnH2n-2। तो देखिए कौन सा आंसर है, करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर डी है। निम्नलिखित में इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रियामी संरचना का निर्माण करते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा आंसर ए डायमंड। हीरा जो होता है कार्बन का क्या होता है क्रिस्टलीय अपरूप होता है। इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है किम्बरलाइट पत्थर है। काले हीरे को बोट कहते हैं और हीरे का अपवर्तनांक कितना है 2.417 होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो किसको छोड़कर निम्नलिखित में सभी जो है संघनन बहुलक है, कौन है बताएं। तो आंसर आप देखेंगे पॉलीकार्बोनेट, राइट आंसर बनेगा डी पॉलीकार्बोनेट को छोड़कर सभी जो है संघनन बहुलक है। अगला देखिएगा उप सहसंयोजकता में निम्नलिखित में क्या होता है, तो बताइए क्या होता है। आंसर देखेंगे तो आप आंसर बनेगा सी, एक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की 2 परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है। तो करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मैग्नीज का अयस्क कौन है, मैग्नीज का अयस्क बताइए कौन है। तो आंसर क्या बनेगा ऑप्शन राइट आंसर ये होगा पायरोल्यूकोसाइट, कौन होगा पायरोल्यूकोसाइट। मैग्नीज का सूत्र होता है क्या है, तो इसका होता है MnO2 होता है। मैग्नीज का परमाणु संख्या कितना होता है 25 होता है। अगला देखें तो नीचे दिए कथन विचार करना है, उत्तर आपको चयन करना है। कथन दिया हुआ क्या है कि अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरा देखें कह रहा है कि कार्बन जो है यौगिक के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होते हैं, ये तो बात बिल्कुल करेक्ट बोला है, करेक्ट है क्या। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा कथन 2 सत्य है और कथन 1 जो है असत्य है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। अगला देखिए द्विविस्थापन
अभिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताएं कौन सा सही है इसमें। तो द्वितीय विस्थापन के लिए आपको पता है दो अभिकारकों के बीच आयनों का विलयन, तो आंसर क्या बनेगा, विनिमय। करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। हमारे पास दिया है बीटा गामा, ये सब जो है नीले पीले और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक दिया हुआ। ओके, तो उसके बीच में कौन सा संबंध सही है ये हमें बतानी है। तो कौन सा सही संबंधित है, तो आप देखेंगे करेक्ट आंसर आपका राइट आंसर ये बनेगा, क्योंकि आपको पता है अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, एक यूम बराबर होता है, यह किसके इनवर्स होता है, यह होता है 1/, तरंग दैर्घ्य के बराबर, है ना, तरंग दैर्घ्य के बराबर। अगला देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए किस उत्तक का जो है कोशिकाओं को अलग किया जाता है, किसको किया जाता है अलग, तो यह किया जाता है मेरिस्टेमेस्टिक, मेरिस्टेमेस्टिक। करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर सी। उत्तक का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। अगला देखिए कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो आंसर बनेगा 8 राज्य से होकर गुजरता है। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर ए बनेगा। चिपको आंदोलन भारत में वन संरक्षण आंदोलन था। इस आंदोलन का नायक जो थे वह कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और यह कब शुरू किया गया था, 1973 में चमोली जिला में, उत्तराखंड के चमोली जिला में शुरू किया गया। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, बताइए कौन है राष्ट्रीय जलीय जीव, यह है डॉल्फिन। करेक्ट आंसर बनेगा डी, डॉल्फिन है। जलीय जीव कब घोषित किया गया इसको, 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। अगला है म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है, म्यांमार के साथ कौन कौन मिलता है बताइए, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम का मिलता है। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन ए। म्यांमार को स्वर्ण पैगोडा का दोस्त भी देश कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है, तो आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पशुपालन से। करेक्ट आंसर ऑपरेशन फ्लड किससे है, पशुपालन के क्षेत्र से। ऑपरेशन फ्लड जो है दूध क्रांति से संबंधित है, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसका शुरुआत कब होता है, 1970 ईस्वी में शुरुआत होता है। अगला है क्या, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, कैमूर पठार जो है यह प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए। आंसर बनेगा बी, चूना पत्थर के लिए। रोहतास जो है चूना पत्थर और बक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। भारत में बक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, उड़ीसा है। राजस्थान का जो खेतरी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर और राजस्थान लिथियम की खोज के लिए है। और थोरियम कहाँ पे मिलता है, केरल में। अब देखिए हमें इसमें कौन सुमेलित नहीं है वो हमें बतानी है। तो कौन सुमेलित नहीं है, देखें हम लोग 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। यहाँ पे गलत होगा, ये कब मनाते हैं, तो यह मनाते हैं 24 जनवरी को मनाते हैं। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ओके, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये बिल्कुल सही है। 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी के दिवस पे। और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस, यानी करेक्ट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए बन गया यहाँ पे। भूटान के किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है भूटान में, तो आंसर आपको पता होगा, बुद्ध सबसे ज़्यादा। करेक्ट आंसर बनेगा बी, बौद्ध की प्रतिशत तो वहाँ पे 75% आबादी है। अगला है हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है, कौन सा मंत्रालय शुरू किया है, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के अनुसार 2024 से 25 में भारतीय राज्य व्यवस्था की अनुमति विकास दर क्या है, ये आपको बताना है। तो कितनी है विकास दर बताएं, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर बी, 7% है। कितना है, 7% है। नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च। अगला देखेंगे कि जाग्रेब ओपन एकल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 kg वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है, कौन जीते हैं,
इनका नाम क्या है? अमन सहरावत। राइट आंसर बनेगा डी, अमन सहरावत जीते हैं, 20 वर्षीय हैं ये। अगला देखेंगे, विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक यानी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 36वां स्थान मिला है। आंसर बनेगा बी, 36वां स्थान मिला है। टोटल इसमें कितने देश थे? तो इसमें टोटल 119 देश, जिसमें अमेरिका को प्रथम स्थान मिला है। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम किसे मिला है? यह मिला है विनोद गनात्रा को। आंसर बनेगा विनोद गनात्रा, करेक्ट आंसर ये होगा। अगला है क्या कि 9 मीटर ऊंचे खंभे की छाया जो है कितना है? 3√3 लंबी होने पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, आपको बतानी है। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। उन्नयन कोण के बारे में बोला है तो आपको पता है ना उन्नयन कोण, ये कितना है? 9 है, ये 3√3 है, तो ये हमें फाइंड करनी है। ये 9 है, ये 3√3 है, ये 90 डिग्री है। तो आइए इसे क्या बोलेंगे, जिसमें हमारे पास P और B हो। P और B मतलब सीधे आप tan को लेंगे, लंब बटा आधार, तो P/B सीधे लिखिए 9/3√3 काटी 3 से, और इसे क्या लिख सकते हैं? √3 मल्टीपल √3 बाई √3 होगा। एक √3 से एक √3 यानी ये √3 tan में किसका वैल्यू होता है? तो √3 आपको पता है tan 60 की वैल्यू होती है, यानी कितना निकला हमारा? tan 60 निकला। ओके, तो थीटा की वैल्यू हमारा कितना आ गया? 60 डिग्री। हमें क्या पूछा है? उन्नयन कोण क्या होगा, यही ना पूछा है, थीटा की वैल्यू ही पूछा है, तो हमें पता चल गई है 60 डिग्री। आंसर बी बनेगा। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ए तथा उसकी ऊंचाई बी, तो B²/A का मान हमें बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल पता है क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर। उसके लिए हम ए यहाँ पे डाल दिए। चलिए, तो ए न डाल के, क्योंकि ए यहाँ पे उसकी क्षेत्रफल है, तो हम x ले लेते हैं और इसकी ऊंचाई b है। तो चलिए इसे बनाते हैं हम लोग। देखिए समबाहु त्रिभुज √3/4 गुणने x² इक्वल, ये क्या है? इसकी एरिया है, ठीक है, दिया हुआ एरिया ए। अब यहाँ पे देखें कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई b है, तब √3/2 इंटू एक्स इक्वल b, ये फॉर्मूला होता है ऊंचाई की। अब देखिए क्या दिया है कि B²/A क्या होगा, आपको बताना है। तो B² की वैल्यू ये रख लीजिए, तो कितना आ जाएगा? √3x/2 की होल स्क्वायर बट्टे ए कितना है? √3/4 इंटू x² का होल स्क्वायर, यही ना? नहीं, होल स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये ए अकेला है, तो इसका होल स्क्वायर नहीं है। तो अब इसे ब्रेक करते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा इसको ब्रेक करेंगे? तो 3x²/4 होगा, और ये गुना में चलाएगा तो 4/√3x² होगी। x² से x² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ये बच गया 3/√3। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं? तो √3 मल्टीपल √3/√3, तो √3 से √3 कैंसिल, यानी आंसर बन क्या गया? √3। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है हमारा? तो आप देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया कि एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि आयत का परिमाप 68 मीटर है तो आयत की लंबाई मीटर में क्या होगा, आपको बताना है। तो आप एल देखेंगे तो कितना है x, चौड़ाई देखेंगे तो कितना है x-2 है, ठीक है। अब आपको पता है क्या कि आयत की क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और परिमाप क्या होता है? 2 इंटू L+B होता है। तो हमें क्या है, इसमें परिमाप दिया है, तो परिमाप से ही चलेंगे हम लोग। तो आइए परिमाप बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? 2 इंटू L x है और x-2 है, इक्वल कितना है? 68। ये 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 34, ये 2x-2 इक्वल 34, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34 to 36/2 यानी 18, x की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या मीटर बताना है कि कितना होगा। तो कितना आ गया? करेक्ट आंसर, राइट आंसर भी, लंबाई है ना, तो लंबाई निकल गई हमारी 18, और उससे 2 तक कम है चौड़ाई ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल बिंदु के निर्देशांक है, ये आपको बताना है। मूल बिंदु के निर्देशांक कौन होंगे इसमें? तो पता है ना, 0 0 वाला मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे।
तो आंसर बनेगा राइट आंसर डी। अगला देखिए, तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पे दिया क्या है, चित्र परिचय नक्शा से है, तो अगला क्या होना चाहिए बताइए। चित्र परिचय जो है नक्शा से है, तो वैसे शब्दावली किससे है, पाठ से है। आंसर ए बन जाएगा आपका। अगला देखिए, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानना है और घूर्णन मतलब घुमाने की अनुमति नहीं है आपको, है ना। तो बताइए इसमें करेक्ट आंसर कौन सा बनेगा, कौन सा फुलफिल करेगा इसको। तो अब देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका पूरा करेक्ट बनेगा, ऑप्शन डी। यहाँ पे आपको सिंबल को चेंज करके बस बना देना है, प्लस को डिवाइड में बदलना है, मल्टीपल को माइनस में बदलना है। चलिए, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, हमें प्लस को डिवाइड में, प्लस जो है यहाँ पे डिवाइड लिख देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई को माइनस में, मल्टीप्लाई को माइनस, ठीक है। अब जो है तो यूँ ही रहेगा। तो चलिए, ये डिवाइड करेंगे तो 5 माइनस 6 और ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिविजिबल बाई 7 ही होगा, क्योंकि 1 से डिवाइड होगा तो 7 ही रह जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 और ये कितने हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास था, ये डिवाइड को हम प्लस करना होगा ना, क्योंकि प्लस को डिवाइड कर रहे हैं तो इसे हम लोग चेंज करना होगा, इसे माइनस करेंगे और इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, और माइनस को मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, 10 + 2 मल्टीपल बाई 6 माइनस 7, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 12 + 10 कितना हो जाएगा 22, में से 7 घटा लीजिए, तो आंसर कितना बच जाएगा आपके पास, आंसर बच जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 15। नेक्स्ट देखें कि मानव शरीर मानव रक्त में सबसे बड़ी कनिकाएं कौन सी है बताइए, कौन सी है कनिकाएं। तो आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी, श्वेत कोशिकाएं हैं, राइट आंसर डी होगा। WBC इसका जीवन काल मात्र 2 से 4 दिन का होता है, यह रोग प्रतिरक्षक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से पौधे थाइलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है। तो अब देखिएगा मार्सिलिया, कौन है, मार्सिलिया जो है संबंधित नहीं है, आंसर ए बनेगा। महाधमनी निम्नलिखित में से किस शीर्ष पर शुरू होती है, किस शीर्ष पर होती है बताइए। तो आंसर बनेगा बी, किस पे होती है, बाएं नीलय पे, किस पे होती है, बाएं नीलय पे होती है, करेक्ट आंसर बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल प्राइज दिया गया था। पहले तो आप बताइए विटामिन के का रासायनिक नाम होता क्या है। तो इसका होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है विटामिन के का, फिलोक्विनोन होता है। अब देखेंगे कि 1943 में आविष्कार किए थे, उनको नोबेल प्राइज दिया गया, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है डोइजी एम डैम। क्या नाम है इनका, डोइजी एंड डैम, है ना। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होता है, तो 1901 में शुरुआत होता है। आपको विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त का जो है थक्का नहीं जम पाता है, और विटामिन के का रासायनिक नाम हमने बता ही दिया, फिलोक्विनोन है। अगला देखिए, जंतु जो है कोशिका का क्या नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है। तो आंसर आप देखेंगे तो सेल्यूलोज जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, आंसर डी बनेगा। सेंट्रोसोम की खोज बेबरी किए थे, केवल जंतु कोशिका में जो है ही पाया जाता है सेंट्रोसोम। अगला देखिए, मेलानिन किससे स्रावित होती है, किससे स्रावित होती है बताइए। तो आंसर क्या बनेगा आपका, त्वचा के क्रोमैटोफोर से, आंसर राइट आंसर बी बनेगा। कौन सा रोग जो है संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, कौन सा। तो आंसर देखिएगा इबोला हेमरेजिक बुखार, करेक्ट आंसर बनेगा ए, इबोला हेमरेजिक बुखार, करेक्ट आंसर ये होगा। विनिमय की क्रियाविधि किसके परिणाम स्वरूप होती है, विनिमय की क्रियाविधि किसके परिणाम स्वरूप होती है बताइए। तो आंसर बनेगा राइट आंसर सी, अनुवांशिक पदार्थ के आदान प्रदान होते हैं, करेक्ट आंसर बनेगा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुवांशिक का जो है गुण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, विनिमय होते रहता है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है मनुष्य में। तो आंसर बनेगा आपका विटामिन डी की कमी से होती है, किसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से होती है। ऑस्टियोमलेशिया रोग जो है वयस्कों में होता है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है,
विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल है। तो आशा है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जैसे दूसरा सेट लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा।